वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी चालक और अचालक गोले, उन दोनों के लिए हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। इसके बाद हेडिंग डालना अचालक गोले व चालक गोले की, दोनों के लिए हमने निकाला था। चालक और चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, हेडिंग डाला इसको। ये हेडिंग डालो, अचालक गोले व चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो इसमें देखते हैं, दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, उनका हमें रेशियो निकालना है बस। हेडिंग डाल दो और इधर देखो, वी नो दैट यू अचालक के लिए हमने निकाला था, यू अचालक वो कितना आया था 3/5 KQ² इक्वेशन नंबर 1। और U हमने चालक के लिए भी निकाला था, स्थितिज ऊर्जा चालक गोले के लिए वो कितनी आई थी, ½ KQ²/R इक्वेशन नंबर 2। तब U अचालक अपॉन U चालक कितना हो जाएगा बताओ, अनुपात ही तो निकालना है। U चालक दोनों की वैल्यू डालेंगे 3/5 KQ²/R और इसमें डालेंगे ½ KQ²/R। तो KQ²/R से एक R त्रिज्या का ही गोला है और दोनों ही R त्रिज्या के हैं। अचालक गोला और चालक गोले जो लिए जा रहे हैं दोनों समान त्रिज्या के लिए जा रहे हैं और दोनों पर जो आवेश कर रहे हैं, हम आवेश को ला रहे हैं वो भी समान ला रहे हैं। कितना, कैपिटल Q। तो इस पर काम में इतना करना होगा, जबकि इस पर काम कितना करना होगा हमें 1/5 KQ²/R। तो ये कितना हो जाएगा, KQ²/R से KQ²/R गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/5। तो ये लिख सकते हैं U अचालक अनुपात U चालक इक्वल टू कितना आएगा 6:5। अनुपात निकलवा रहा है, इस तरह से पूछ सकता है वो दोनों का अनुपात। यदि सीधा 1 या 2 नंबर में पूछ रहा है तो इतना ही करना है काम, और यदि वो 5 नंबर में पूछ रहा है तो दोनों के लिए निकालना है, चालक और अचालक के लिए, और उनका रेशियो फिर कैलकुलेट करके बताना है। इस तरह से 5 नंबर में यदि आए तो दोनों को करना है, अचालक गोले के लिए भी चालक गोले के लिए भी, और उसके बाद उनका अनुपात निकालना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद एक लैंग्वेज लिख देना नीचे, मतलब वर्क कहां पर ज्यादा करना होगा हमें, अचालक गोले के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो वहां पर वर्क ज्यादा करना होगा हमें, जबकि चालक के लिए कम करना होगा। खुद सोचो, वैसे भी काम कम क्यों करना होगा चालक गोले के लिए, चालक गोले के लिए काम कम क्यों करना होगा। वैसे भी यहां से देखें, यहाँ पर तो 0.5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5, जबकि यहाँ पर कितना आएगा 0.6। यहाँ पर काम ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अचालक गोले के अंतर्गत जो आवेश है उसको अंदर ले जाना पड़ रहा है, जबकि चालक गोले को तो हमें आवेश जो ला रहे हैं उसको केवल पृष्ठ पर ही लाना पड़ रहा है। तो पृष्ठ पर लाने के लिए कम काम करना होगा, जबकि उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए, अरे भाई आप कोई भी लगेज लेकर आए, लगेज को बाहर से लेकर आए, एक तो घर के गेट तक लाने में काम कर रहे हो, एक घर के गेट के अंदर रूम तक ले जा रहे हो उसको, तब काम कर रहे हो। तो कहां पर काम ज्यादा करना होगा, अंदर तक ले जाने में काम ज्यादा करना होगा। ठीक है ना, तो वही स्थिति यहाँ है, तो वही एक्स्ट्रा काम होगा जो अंदर ले जा रहे हैं। देखते हैं यहां पर आगे, अतः R त्रिज्या के अचालक गोले को समावेशित करने, अतः कैपिटल R त्रिज्या के गोले को समावेशित करने तथा कैपिटल R त्रिज्या के चालक गोले को आवेशित करने, तथा कैपिटल R त्रिज्या के गोले को आवेशित करने में किए गए कार्य का अनुपात, किए गए कार्य का अनुपात
6:5 होता है, 6:5 होता है, 6:5 होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालें और इधर फोकस करें, फिर उसके बाद क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें क्लासिकल वर्ड से मतलब क्या है, देखें दो फिजिक्स हैं, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स जस्ट लाइक ओल्ड फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स, तो वो कुछ नियमों को, कुछ चीजों को समझाने में असफल रही थी। पूरा हम पढ़ेंगे उसको सेकंड ईयर में किस तरह से वो असफल रही। क्वांटम फिजिक्स आपके जैसे फाइनल ईयर में, लेकिन उसकी जो शुरुआत हो जाएगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स से ही हो जाएगी, जो कि आपकी सेकंड ईयर में। तो वहां पूरा है क्लासिकल क्या है, क्वांटम क्या है। तो क्लासिकल आप जस्ट समझो कि पुरानी फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स जस्ट लाइक न्यू फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन की हम रेडियस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, जो कि किस में पाया जा रहा है, एक एटम में। एटम ही पहले ही एंगस्ट्रॉम लेवल का है, और उसके अंतर्गत कौन पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो वो तो बहुत छोटा होगा। तो उसकी हम, और उसकी भी किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि कैसा काम है, एक कठिन काम है। तो इसको निकालने के लिए हम सोच मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एक गोले के भांति है। उसको यदि हम बहुत ज्यादा जूम करके देखें इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है वो किसकी भांति मान सकते हैं हम, गोले के भांति, जिसमें कि किसका वितरण है, आवेश का वितरण है, समावेशित आवेश का वितरण है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसलिए कौन सा होगा, माइनस। इसको जो हम आवेश दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, -E। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है एक गोला है, अचालक गोला है, जिसको अनंत से हम कितना आवेश लेयर लाकर दे रहे हैं, -E। तब जाकर वो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और कितनी रेडियस का बन रहा है वो हमने मान लिया, वो कैपिटल R रेडियस का क्या बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन रहा है, कैपिटल R रेडियस का इलेक्ट्रॉन वहां पर बन रहा है। तो इस पर हम आवेश क्यों लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 3/5, क्योंकि अचालक मान रहे हैं, अंदर आवेश का वितरण है, तो 3/5 कितना हो जाएगा, KQ/R। इसका यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की किसको निकालेंगे, रेडियस को। यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, U के रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में। 3/5 KQ²/R हो जाएगा, ठीक है। 3/5 K कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं, -E²/R, तो ये हो जाएगा 3/5 KE²/R। इतना हो जाएगा U का मान। U क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हम निकाल सकते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा है, E = mc², m0c²। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और यही ऊर्जा के रूप में होगा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, U = m0c²। तो समीकरण इसको बोल दिया हमने 1, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा बताओ, U m0c² के बराबर हो गया, = 3/5 KE² कितना हो जाएगा R। लेकिन हमें कैलकुलेट किसको करना है, यहाँ पर कैपिटल R को। तो कैपिटल R = कितना हो जाएगा, 3/5 KE² कितना हो जाएगा, m0c², m0c² इतना हो जाएगा। यहाँ पर सभी वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर² प्रति कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। m0 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये हो जाएगा। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ कितना, मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इन वैल्यूज को यदि हम इसमें पुट करें तो R इक्वल टू कितना जाएगा, 3/5 9 इंटू 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन का मान कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और m नॉट 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो r का मान आएगा 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आएगा, कितना 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको लिख सकते हैं हम 1.69 10⁻⁻15 को कितना लिख सकते हैं, फर्मी, कितना लिख सकते हैं, फर्मी। तो इसकी जो रेडियस आएगी कैलकुलेट करने पर इलेक्ट्रॉन की, वो किस ऑर्डर में आएगी, फर्मी ऑर्डर में, और वो कितनी है 1.69 फर्मी। तो लिखें इसमें, पहले हेडिंग डाल दी है आपने, उसमें लिखें चूंकि इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है, चूंकि इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण है, इसलिए इसकी त्रिज्या का आकलन करना, इसलिए इसकी त्रिज्या का आकलन करना अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए इसकी त्रिज्या का आकलन करना अत्यंत कठिन कार्य है। यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का, यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का समावेशित गोला मान लिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का समावेशित गोला मान लिया जाए, तब इसकी त्रिज्या का निर्धारण किया जा सकता है, तब इसकी त्रिज्या का निर्धारण किया जा सकता है। अतः कैपिटल R त्रिज्या तथा आवेश Q के लिए, तथा आवेश कैपिटल Q के लिए किया गया कार्य, आवेश कैपिटल Q के लिए किया गया कार्य, इसे लिखें W इक्वल टू 3/5 Q²/R। इसको चित्र को बनाए और यहां पर लिख देना, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। और कंप्लीट कर दें इसको, पूरा कंप्लीट करें इसको।
तो उसका जो रिजल्ट आएगा, रेडियस जो आएगी 1.69 फर्मी आएगी। लिख लिया होगा इधर तक, उधर का कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट कर लिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालें विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा आपने कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, इस तरह से दो समान आवेश हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है तो एक माइनस है, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल डी दूरी पर रखे हुए हैं ये आवेश। तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या चीज होगी बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होगा कि ये दो आवेश हैं, यदि स्मॉल डी दूरी पर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू डी वेक्टर, यानी कि एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, कहां से कहां की ओर, माइनस से प्लस की ओर, मतलब इधर की दिशा में क्या होगी, इसकी दिशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और इसका मात्रक कितना हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। और इसका एक और मात्रक होता है कितना, डिवाई, इसका एक मात्रक और होता है कौन सा, डिवाई। और एक डिवाई में कितना होता है, कूलम इंटू मीटर, याद है क्या, एक डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻³
3.3 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम इंटू मीटर, इतना होगा एक डिवाइस के अंतर्गत कूलाम इंटू मीटर। तो पहले हेडिंग डालना है विद्युत द्वैध्रुव और उसमें लिखें विद्युत द्वैध्रुव, हेडिंग डालना है और उसमें लिखें यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश निश्चित दूरी पर रखे हैं तो, यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश निश्चित दूरी पर रखे हैं तो यह निकाय विद्युत द्वैध्रुव कहलाता है। तो यह निकाय विद्युत द्वैध्रुव कहलाता है। तो यह निकाय विद्युत द्वैध्रुव कहलाता है। और इसे बना लें, दो चार्ज हैं, समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति के हैं, स्मॉल डी दूरी पर रखे हुए हैं, लेकिन जो डी दूरी है यहाँ पर एंगस्ट्रम में होती है, ध्यान रखना। जो स्मॉल डी डिस्टेंस है वो किस में है, एंगस्ट्रम में, मतलब बहुत पास में होते हैं। ये परमाणु जितने लेवल का होता है, एटम लेवल का होते हैं दोनों आवेश, +q और -q एंगस्ट्रम ऑर्डर में होंगे, ये ध्यान रखना। एंगस्ट्रम कोटि का होता है यहाँ डी। और इसको बनाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि दो आवेश +q व -q परस्पर, यदि दो आवेश +q व -q परस्पर अत्यल्प दूरी d वेक्टर पर रखे हुए हैं तो, d वेक्टर पर रखे हुए हैं तो आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को, तो आवेश का परिमाण तथा उनकी मध्य की दूरी के गुणनफल को, आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्वैध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू डी वेक्टर, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू डी वेक्टर। स्मॉल p से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आगे कैपिटल P नोटेशन का हम यूज करेंगे अगले यूनिट में। तो वहां पर कैपिटल P ध्रुवणता को रिप्रेजेंट करता है, पोलराइजेशन को, ध्रुवण को। तो वहां पर और इसमें थोड़ा डिफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों का यूज होगा वहां पर। तो स्मॉल p से रिप्रेजेंट करना है इसको, कैसे भी बना देना स्मॉल p को, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए कैपिटल P से। P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू डी वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है एवं इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है एवं इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है। एवं अन्य मात्रक डिवाइड भी होता है, एवं अन्य मात्रक डिवाइड भी होता है, एवं अन्य मात्रक डिवाइड भी होता है तथा
1 डिवाइड इक्वल टू, ये लिख देना, तथा 1 डिवाइड इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ये भी लिख देना। तो आपने अब पढ़ा होगा कि कोई भी द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें विद्युत विभव भी निकालना है और विद्युत क्षेत्र भी निकालना है। विभव और विद्युत क्षेत्र, ये चीजें आपने निकाली होंगी 12th में, लेकिन वहां कुछ थोड़ा सा अलग मेथड था, यहाँ अलग मेथड से हमें उनको निकालना है, लेकिन फॉर्मूला वही आएंगे। विभव का फॉर्मूला आता था वहां पर कितना याद है क्या, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आता था किसका फॉर्मूला, विभव का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आता था Kp अपॉन r क्यूब, Kp अपॉन r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आता था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। याद है क्या नहीं है ये बताओ, अरे याद है या नहीं है, दोनों फॉर्मूले यही आते थे कि विभव का Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का Kp अपॉन r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट। इन फॉर्मूले को हमने क्या निकालना है, यहाँ पर डिराइव करना है पूरा, पहले विभव के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। थोड़ा मेथड अलग हो सकता है 12th से, लेकिन निकल कर यही फॉर्मूले आएंगे, वहां पर भी यही आते थे, यहाँ पर भी यही आएंगे। तो इस काम को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।